हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड फ्रेंड्स, आज के इस 10 के दम राउंड 16 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 10 का दम राउंड जो है हमेशा कोर्स को चलाते समय हम 10 का दम राउंड भी चालू करते हैं। तो आप देख पाओगे इस राउंड 16 चल रहा है, तो इसके पहले जितने भी राउंड हुए हैं आप उसको प्लीज़ एंड प्लीज़ रिविज़न कर लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि वो रिवीजन पर्पज से आप जब रिवीजन करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, राइट। तो इसीलिए जो है आज हम राउंड 16 लेके आए हैं, और इस राउंड 16 में हम क्या टॉपिक देखेंगे, माइनिंग जियोलॉजी का टॉपिक देखेंगे। ओके, बाकी अगर आपका जो यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर का एग्जाम है 18 दिसंबर को, अगर आप उसके लिए रिवीजन के लिए, जैसे कि समय तो बचा नहीं है, राइट। तो आप अगर चाहते हो कि पीडीएफ मटेरियल मिल जाए आपको रिवीजन पर्पज़ के लिए, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप जो है पीडीएफ मटेरियल गेन कर सकते हो, वहाँ से आप रिवीजन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो उसको, पीडीएफ मटेरियल्स को। यू हैव टू पे ओनली 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ में आपको सिर्फ पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, कोई भी वीडियो क्लासेस नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप जैसे कि आप सभी को पता है कि फ़ीस जो है 320 रुपीज़ है कोर्स का, यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर का। तो उसमें आपको पीडीएफ्स और वीडियो लेक्चर्स और आपको 25 मॉक मिल सकते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो लास्ट क्वेश्चन सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था, एज पर प्रोविजन ऑफ सीएमआर 2017 डेंजर जोन इज एन एरिया फॉलिंग इन ए रेडियस ऑफ डैश। कहता है कि सीएमआर 2017 के प्रावधान के अनुसार डेंजर जोन के दायरे में आने वाला क्षेत्र है। कितने मीटर के दायरे में आने वाला क्षेत्र है, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर। तो आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, 500 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो हमारे पहला क्वेश्चन क्या है उस पर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ गुड रिजर्वोयर रॉक फॉर पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के लिए एक अच्छा जलाशय चट्टान नहीं है। कौन सा नहीं है भैया, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मडस्टोन, रीफ बाउंड स्टोन। चलो तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि पहले तो कौन कौन है, ठीक है। गुड रिजर्वोयर रॉक कौन कौन है पेट्रोलियम के लिए, तो लाइमस्टोन बिल्कुल है, सैंडस्टोन बिल्कुल है, रीफ बाउंड स्टोन ये भी है। मड स्टोन जो है ना, मड स्टोन ये नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है, जो नहीं है गुड रिजर्वोयर वो मड स्टोन है, ठीक है। मड स्टोन नहीं है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि जो रिजर्वोयर रॉक होते हैं वो कौन होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे स्पॉन्ज शेप में रॉक्स होते हैं, काफ़ी गैप होते हैं बीच में, ठीक है, पोरस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि किसी भी चीज़ को गेन कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर फ्लो कर सकते हैं फ्लूइड को। तो ये रिजर्वोयर रॉक वही रिजर्वोयर रॉक है जिसके बारे में बात कर रही हूँ। एक सरफेस वॉल्यूम होता है पोरस और परमेबल रॉक्स का, जिसमें होता क्या है, इनके अंदर दोनों कैपेसिटी होती है, या फ्लूइड्स होते हैं, उनको स्टोर करके उन क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं उसी के अंदर। तो ये रॉक्स इस तरीके के होते हैं, रिजर्वोयर रॉक बोलते हैं इनको। तो कोई भी रॉक जिसके अंदर गुड एफिशिएंट पोरोसिटी है या फिर गुड परमेबिलिटी है, तो वो जो है गुड रिजर्वोयर बना सकते हैं। मोस्ट कॉमन रिजर्वोयर की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा कि क्या 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 आ जाएगा, सैंडस्टोन आ जाएगा, ठीक है, सैंडस्टोन आ जाएगा। और क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एबंडेंस क्वालिटी में है ये अर्थ सरफेस पे, और ये इनके अंदर जो प्राइमरी पोरोसिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, सुटेबल है, और बिगर पोर साइज के होने की वजह से इनका जो एक्सटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम कार्बोनेट की बात करें, कार्बोनेट में आपका लाइमस्टोन हो जाएगा, और क्या आ जाएगा कार्बोनेट में, डोलोमाइट आ जाएगा, ठीक है, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट कार्बोनेट ये स्पेशली जब फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको, तो बहुत ही अच्छा गुड रिजर्वोयर रॉक्स के तरीके से काम करता है। तो याद रहेगा, जब नहीं पूछे तो आप लगाओगे मडस्टोन, बाकी आपका लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, रीफ बाउंड स्टोन, डोलोमाइट ये सब आपके गुड रिजर्वोयर में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डोलेराइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डोलेराइट किसका उदाहरण है, लोपोलिथ का, लैकोलिथ का, डाइक का, या फिर बैथोलिथ का। एग्जाम्पल में आप ये पूछ रहे हैं एग्जाम्पल क्या होगा डोलेराइट का, किसका एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डायग्राम में, ये है आपका वोल्केनो। यहाँ पे जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो ये वोल्केनिक इरप्शन आप देख पा रहे हो, यहाँ मैग्मा से स्टार्ट होता है, यहाँ से जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तब ये जो है वोल्केनिक इरप्ट होने लगते हैं। तो ये हम यहाँ पे नीचे का पोर्शन जो देख रहे हैं ये सब समझेंगे इसमें कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम समझ लेते हैं। तो डायबेस, ठीक है, डायबेस किसको बोलते हैं, हम डोलेराइट को ही बोलते हैं। ये फाइन टू मीडियम ग्रेन साइज का इग्नियस रॉक्स है, इसको डार्क एंड ग्रे कलर भी बोलते हैं, डार्क ग्रे टू ब्लैक भी होता है। ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, याद रखिएगा इसको। ये बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ होते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, तो ये ज़्यादातर पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ ये मोनूमेंटल स्टोन को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है अगर हम बात करें तो। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये डार्क कलर रॉक्स हैं, तो कॉमर्शियली इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक ग्रेनाइट, ठीक है, क्या बोला जाता है, ब्लैक ग्रेनाइट इसको बोला जाता है, ठीक है। नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए।
अब डाई बेस की अभी हम बात करते हैं तो ये वाइड स्प्रेड है और ये कहाँ पे अकर होते हैं ये हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इमेज में, ये है आपका डाइक का पोर्शन, ये है लैकोलिथ, ये है मैग्मा, ये है सिल, ये है बैथोलिथ, ठीक है। तो डाइक्स के पोर्शन में और सिल्स के पोर्शन में ये जो है डेवलप होते हैं फाइन टू मीडियम ग्रेन साइज, ये इग्नियस रॉक्स हैं, यहीं पे ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जब हम डाइक्स की बात करते हैं इसका मतलब कि टैबुलर बॉडीज़ हैं, ये कहाँ पे इंसर्टेड होती है, फिशर में, ये कहाँ होती है, फिशर में ये इंसर्टेड होती है, ठीक है। डाइक्स की जब हम बात करें तो फिशर में इंसर्ट होती है। अब हम सिल्स की जब बात करते हैं इसका मतलब कि टैबुलर बॉडीज़ हैं, ये कहाँ पे इंसर्ट होती है, जब मॉल्टेन रॉक्स के बीच में जा रहा होता है तो उस समय जो है ये इंसर्ट होती है सिल्स, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पूछ रहा है डोलेराइट किसका एग्जाम्पल है, लैपोलिथ का, लैकोलिथ का, डाइक का या फिर बैथोलिथ का, तो किसका एग्जाम्पल है ये, तो इसको मैं आपको बता दूं कि ये आंसर हो जाएगा आपका बैथोलिथ का, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा बैथोलिथ का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बैथोलिथ जो है वो एक इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक का टाइप है बैथोलिथ, ठीक है। बैथोलिथ कहाँ पे फॉर्म होता है, अंडर द अर्थ सरफेस बाय इंट्रूजन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। बैथोलिथ जो है फॉर्म होता है कहाँ पे फॉर्म होता है, अर्थ के इंटीरियर में फॉर्म होता है ऑब्वियसली, किसके द्वारा फॉर्म होता है, बाय इंट्रूजन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। तो बैथोलिथ फॉर्म होता है कब फॉर्म होता है, जब मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है, राइज इनटू द अर्थ क्रस्ट, तब। इट इज नॉट इरप्ट ऑन टू द सर्फेस, सर्फेस पे इरप्ट नहीं होता है बैथोलिथ, याद रखिएगा। इट इज कॉमनली कंपोज्ड ऑफ रॉक्स लाइक ग्रेनाइट एंड ग्रेनोडायोराइट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये समझ में आपको इग्नियस रॉक्स की जब मैं बात करती हूँ इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, ग्रेनाइट हो जाएंगे, बेसाल्ट हो जाएंगे, गैब्रो हो जाएंगे, ठीक है, गैब्रो, और क्या हो जाएगा, पोमाइस स्टोन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच रॉक्स इज मोर प्रोन टू फ्लैक्सुरल स्लिप। अब कह रहा है किस चट्टान में वंक स्लिप की संभावना अधिक होती है, तो किस में ज़्यादा अधिक होती है भैया वंक स्लिप की, यानी फ्लैक्सुरल स्लिप की, शेल, बेसल्ट, सॉफ्ट क्ले या फिर लाइमस्टोन। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन जो है ज़्यादा प्रोन है फ्लैक्सुरल स्लिप के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोन कौन है, लाइमस्टोन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। लाइमस्टोन रॉक्स जो होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा फिसलन स्लिपरी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है इसमें लाइमस्टोन में। तो अगर हम बात करें कि काफ़ी ज़्यादा प्रोन जो है फ्लैक्सुरल स्लिप के लिए, तो ऐसे कौन से रॉक्स हो जाएंगे आपके, तो याद रखना सिल्ट स्टोन हो जाएंगे, ठीक है, सिल्ट स्टोन, और क्या होगा, सैंड स्टोन, अच्छा, और क्या हो जाएगा, आप तो जैसे मैंने बताया आपको लाइमस्टोन, ठीक है। तो ये जो 3 आप देख पा रहे हो, ये जो रॉक्स हैं, ठीक है, ये जो रॉक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रोन है फ्लैक्सुरल स्लिप के लिए, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें सॉफ्ट क्ले से, बेसल्ट से या फिर सेल से, तो ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी नहीं है। लेकिन लाइमस्टोन की जब बात करें, सिल्टस्टोन की बात करें, सैंडस्टोन की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्सुरल स्लिप इसमें देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी नॉन टेक्टोनिक इज, कह रहा है मोड़ने की प्रक्रिया जिसे गैर वर्तनिक माना जाता है वो क्या है, टेंजेंशियल टेंशन, इंट्रूजन, टेंजेंशियल कंप्रेशन या फिर डिफरेंशियल कंप्रेशन। तो मैं आपको बता दूं कि देखो जो फोल्डिंग का प्रोसेस होता है ना वो किसके द्वारा होता है, वो डिफरेंशियल कंप्रेशन के द्वारा होता है, ठीक है। अच्छा ये होता है क्या, ये समझते हैं। देखो फोल्डिंग जो है वो डिफरेंशियल टेक्निक के द्वारा, डिफरेंशियल कंप्रेशन के द्वारा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ये देखो इनके ऊपर एक लोड पड़ता है, ठीक है, ऊपर से लोड पड़ रहा है, तो जो सुपरफिशियल कारण है वो उनसे घिरे हुए हैं, तो इनको ये चीज़ होना ही होना, फोल्डिंग तो होके रहेगा। तो इसीलिए जो इनको नॉन टेक्टोनिक फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट डज एसिड रेन कंटेन्स विच डिस्ट्रॉय प्लांट्स। अब कहता है कि जो एसिड रेन, देखो मैं एसिड रेन तो 75 बार बता चुकी हूँ, ठीक है। एसिड रेन आप आराम से देखो जाओ और बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, मैंने बहुत सही तरीके से समझाया है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा वहाँ पे उसको देखने के बाद। तो एसिड रेन ऐसा टॉपिक है जो मतलब हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है आपको कि क्या है ये एसिड रेन, बट हाँ आपने सुना भी होगा कि ताजमहल के ऊपर गिरता है पानी, मतलब जो एसिड रेन अगर वर्षा हुई तो ताजमहल का जो मार्बल्स है वो येलो पड़ जा रहा है, बस इतना पता होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको। लेकिन इसको जो साइंटिफिक तरीका वो नहीं पता होगा आपको। तो ये जाओ प्लीज़ देखो उस वीडियो को, फिर उसके बाद ये काम आपका 10 कदम राउंड अटेम्प्ट करा करिए, ठीक है। तो ये देखो कह रहा है कि एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा में क्या होता है जो पौधों को नष्ट कर देता है। माइट्रेट होता है, ओजोन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो भैया माइट्रेट कहाँ से हो जाएगा, ओजोन कहाँ से आ गया, मतलब कुछ भी मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, नो वे, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों जब मिलते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। फिर ये दोनों जब मिलते हैं तो फिर क्या बनता है आपका एसिड रेन बनता है।
तो सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड नहीं दिया हुआ, नहीं तो आप वो भी लगाते, लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दिया है तो आप सल्फ्यूरिक एसिड लगा दोगे। ठीक है, ये समझ में आया। और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एंटीक्लाइन इज अ टाइप ऑफ, तो एंटीक्लाइन जो है किसका प्रकार है ये बोलना चाह रहा है, किसका टाइप है। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो वो फोल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने आपको फोल्डिंग जो पढ़ाई है, तो आपको एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन ये मैंने आपको बताया है ना, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एंटीक्लाइन क्या है, फोल्ड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल फोल्डिंग में हम इसको पढ़ा है हम लोगों ने, जिसको मत गलत करके चले आइएगा। ठीक है, चलो तो अब हम देख लेते हैं जरा एंटीक्लाइन ये होता क्या है। तो एंटीक्लाइन जो है एक स्ट्रक्चरल ट्रैप है। ठीक है, क्या है, एक स्ट्रक्चरल ट्रैप है। ठीक है, स्ट्रक्चरल ट्रैप है जो फॉर्म होता है किसके द्वारा, फोल्डिंग ऑफ रॉक स्ट्रैटा इनटू आर्क लाइक शेप। जब ये आर्क लाइक शेप बनता है तो उसी समय जब फोल्डिंग होती है तो ये एंटीक्लाइन जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो रॉक लेयर्स होते हैं ना वो एंटीक्लाइनल ट्रैप होते हैं, जहाँ पे ओरिजिनली अगर हम बात करें तो वो हॉरिजेंटली शेप के होते हैं। वहाँ पे होता क्या है, जो अर्थ का मूवमेंट होता है ना उसके कारण फोल्ड्स पड़ने लगते हैं, जो फोल्ड्स पड़ने लगते हैं वो आर्क लाइक शेप के होते हैं, वही उसी को जो है बस एंटीक्लाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो यही होता है एंटीक्लाइन, फोल्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं। एंटीक्लाइन किसका टाइप है, फोल्ड स्ट्रक्चर का। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ हाइटोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, कहता है कि हाइटोग्राफ किसका ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है, रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम, रेनफॉल डेप्थ एंड टाइम, डिस्चार्ज एंड टाइम, या फिर क्यूमुलेटिव रेनफॉल एंड टाइम। किसका होगा हाइटोग्राफ, सुना भी है आपने, जिसने सुना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जरा कि हाँ मैंने सुना है, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। ठीक है, हाइटोग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका ये बताना है। हाइटोग्राफ जो हम बात करते हैं तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी ओवर टाइम। ठीक है, तो इसका जो है आपका ग्राफ कैसे बनेगा वो एक बार देख लो आप। ये है आपका ग्राफ, यहाँ पे देख पा रहे हो ये इंटेंसिटी है। ठीक है, और ये क्या है, ये टाइम है इधर। ठीक है, इंटेंसिटी और टाइम है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। लाइक ऐसे जो भी इंटेंसिटी दिया होगा उस हिसाब से हम समय के अंतराल में इसका रेनफॉल का इंटेंसिटी कैसे घटते बढ़ते रहता है, वही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हाइटोग्राफ का। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, रेनफॉल इंटेंसिटी ओवर टाइम। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है ये बताना है। पुलिकत लेक, पैंगोंग लेक, कोलेरू लेक, या फिर वेमबन लेक, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो तो इसको बता देती हूँ मैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेमबन लेक। ठीक है, वेमबनाथ लेक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेमबनाथ लेक कहाँ पे है, ये केरला में। ठीक है, केरला में है। तो ये लॉन्गेस्ट लेक है, भारत का लॉन्गेस्ट लेक है, और इसको लार्जेस्ट लेक भी कहा जाता है स्टेट ऑफ केरला का, यानी कि केरला का जो लार्जेस्ट लेक अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा वेमबनाथ। ठीक है, इनका एरिया कितना है, 230 स्क्वायर किलोमीटर जो है टोटल एरिया है, और लेंथ की अगर हम बात करें तो 96.5 किलोमीटर इसका मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ कितनी चौड़ी है, ये तो 14 किलोमीटर चौड़ी है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका वेमबन लेक। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा पुलिकत लेक के बारे में भी जान लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुलिकत लागून जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है, खारे पानी की ये लेक है, याद रखिएगा। तो इसका जो अगर हम बात करें इसका एरिया कितना है तो 759। ठीक है, 759 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करें अच्छा ये है कहाँ पे पुलिकत लेक, पुलिकत लेक कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में है ये, याद रखिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन फिर नेक्स्ट है हमारा पैंगोंग लेक, थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं, जब बता रहे तो सभी बता ही देते हैं। पैंगोंग लेक जो है इसको पैंगोंग शो भी बोलते हैं, पैंगोंग शो भी बोलते हैं। ठीक है, पैंगोंग लेक तो बोलते ही हैं। तो ये जो है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ये ईस्टर्न लद्दाख से लेके आपका वेस्टर्न तिब्बत तक। ठीक है, तो ये कितने मतलब किसका लंबाई अगर हम बात करें तो कितना है 4225 मीटर, यानी 4225 मीटर ऊंचा इसका एलिवेशन है। ठीक है, 134 मीटर 134 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और इसको काफ़ी ज़्यादा सब लेक्स में, इसको 5 सब लेक्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि हम इसको पैंगोंग शो नायक, रूम शो, नायक शो भी कहते हैं। तो ये जाना ज़रूरी था, बाकी हमने वेमबंद और ये तो बता ही दिया है। कोलेरू लेक है, कोलेरू लेक इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, ये भी आंध्र प्रदेश में है कोलेरू लेक। तो ये इंडियन का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब पुलिकट लेक की बात करें तो ये ब्रैकिश वाटर लेक है, और जब कोलेरू की बात हो तो ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, अच्छा ये जो है ये है कहाँ पे लोकेटेड है, ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में जो है ये लोकेटेड है, याद रखिएगा इसको। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, एलुरू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एलुरू डिस्ट्रिक्ट में ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बढ़ते हैं हमारे। डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन, अब कहता है जो डंकन पैसेज है, मैं इसको बहुत बार बताया मैंने, इसको डंकन पैसेज जो है कहाँ पे लोकेटेड है,
तो ये बताना आपको। तो वर्ल्ड का जब मैप आप उठा के देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा डंकन पैसेज कहाँ पे है। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में बता ही देती हूँ डंकन पैसेज। तो जब आप यहाँ भारत का मैप है, जैसे ये भारत का मैप राइट, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो भारत का मैप है, यहाँ पे श्रीलंका है राइट। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका अंडमान है और यहाँ पे क्या है, निकोबार है। ठीक है, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपका डंकन पैसेज पड़ता है। ठीक है, डंकन पैसेज यहीं पे पड़ता है। अब ये भारत के जस्ट बगल में, श्रीलंका का बगल में। अब आप वहाँ मत पहुँच जाइएगा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका उधर नहीं पहुँचना है। ठीक है, तो ये किसके बीच में है, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, साउथ एंड लिटिल अंडमान, या फिर अंडमान एंड निकोबार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, तो साउथ एंड लिटिल अंडमान मैंने आपको बताया ना, साउथ अंडमान, यहाँ पे देखो ये साउथ अंडमान है और यहाँ पे लिटिल अंडमान है, इस दोनों के बीच में डंकन पैसेज आपका पड़ेगा। ठीक है, तो डंकन पैसेज के बारे में थोड़ा हम देखें तो डंकन पैसेज की जब हम बात करते हैं तो ये एक स्ट्रेट है बे ऑफ बंगाल का। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डंकन पैसेज किसका स्ट्रेट है, तो आपको बे ऑफ बंगाल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है कितना चौड़ा है, तो 48 मीटर वाइड है ये। किसको किसको सेपरेट करता है, तो रूटलैंड आइसलैंड को नॉर्थ में और लिटिल अंडमान को साउथ में। ठीक है, तो रूटलैंड या आइसलैंड याद रखिएगा। रूटलैंड आइसलैंड अगर नहीं भी याद रहता है तो एटलीस्ट आपको ये तो याद रखना ही है कि आपका साउथ अंडमान याद रहे आपको। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे शुष्क भाग क्या है? तो सबसे शुष्क भाग जो है वो क्या है भैया? ठीक है, तो सबसे शुष्क पास यानी सबसे सूखा हुआ पोर्शन कौन सा है? वेस्टर्न राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो मतलब बहुत गधे लोग जो होंगे, जो मतलब बिल्कुल मतलब क्या ही बताएं, वही लोग जो है लगा देंगे जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में सूखा तो पड़ता नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसको तो हटा ही दो ना ऑप्शन से। अब आता है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भी नहीं है, वेस्टर्न राजस्थान या फिर गुजरात। तो भैया हमारा दिमाग जो है अटकेगा यहाँ पे दोनों में। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि वेस्टर्न राजस्थान जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, है ना, सुना भी होगा आपने, कई सारी मूवीज भी तो हैं। तो जैसलमेर में, जैसलमेर जो है राजस्थान में है, ये सबसे ड्राइस्ट प्लेस है भारत का। जैसलमेर कहाँ पे लोकेटेड है? स्टेट ऑफ राजस्थान में, ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है इंडिया के, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसलमेर को, तो इट इज़ पॉपुलरली नोन एज गोल्डन सिटी। बिल्कुल गोल्डन सिटी बिल्कुल भूलना नहीं है, ये तो आपको याद रहेगा। जब गोल्ड का नाम आएगा तो कहाँ से भूल जाओगे। तो जैसलमेर को पॉपुलरली हम किसके लिए फेमस है? गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। एंड इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट के बीचों बीच में जो है ये लोकेटेड है। ठीक है, थार डेजर्ट के बीच में, वेस्टर्न राजस्थान, याद रखिएगा इसको। चलो ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे। भैया आप लोग के लिए, ठीक है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इन मॉडर्न ओशियन द रिमूवल ऑफ डिजॉल्व सिलिका इज प्रिंसिपली कैरिड आउट बाई, कहता है आधुनिक महासागर में घुलित सिलिका को हटाने का काम मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? रेडियोलैरिया, सिलिको, फ्लैजिलेट्स या फिर डायटम या फिर स्पॉन्जेस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ओके, और एक और चीज, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको फर्दर इसी तरीके से नोटिफिकेशन पहले मिलते रहे। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।